तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से वार पलटवार किस तरीके से किया जा रहा है तमाम अलग अलग दलों की ओर से, वो पूरी बयानबाजी को आपने सुना। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, के शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोढ़े पाटिल हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजना घाड़ी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ है, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के। और साथ ही समीर चौगावकर सर यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी से बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अतुल लोढ़े पाटिल जी आपका रुख करते हुए, आपने ये बयानबाजी पूरी सुनी भी, जिस तरीके से आपके तमाम अलग अलग दलों के, आपके सहयोगियों की तरफ से बयान दिए गए, उस पर सरकार के भी मंत्रियों ने, नेताओं ने खुलकर सामने आकर के ये कहा कि जब आप चुनाव जीते तो ईवीएम एकदम बढ़िया, एकदम ठीक, लेकिन जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। और एक बार फिर से वही राग आप अलापते हुए नजर आ रहे हैं अतुल जी। देखिए शिरीन जी, चुनाव शुरू हुआ उसके पहले से चुनाव रिग करने की प्रक्रिया बीजेपी ने की, इसे कोई नकार नहीं सकता। सबसे पहले तो चुनाव आयोग के चयन समिति को उन्होंने बदला, जो कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा वार था, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश को हटा दिया वहां से और अपना एक जूनियर मंत्री, जूनियर अफसर लाने का बिल आपने पास किया। उसके बाद चुनाव आयोग जो कहते हैं डिजिटल इंडिया बना दिया है, बड़े बड़े दावे मोदी जी करते हैं, बीजेपी सरकार करती है, लेकिन उनको पहला कितना वोटिंग हुआ 19 अप्रैल को वो बताने के लिए उनको कम से कम 11 दिन लग जाते हैं। और 1 जून को जो वोटिंग हुआ है वो उसका आंकड़ा कब बताया, जब गिनती हो गई 4 जून को सब हो गया, 6 जून को उन्होंने आंकड़ा दिया है और 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़े हैं। 362 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर जो वोट पोल्ड हुए हैं ईवीएम में और जो काउंट हुए या तो कम हुए या तो ज्यादा हुए, 1 करोड़ 7 लाख वोट जो है ऐसे ज्यादा हुए हैं। और उसके बाद जब एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी दो वो इस पे गुनाह दाखिल करते हैं, इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस पे गुनाह दाखिल करता है। सुमोटो तो होता नहीं है, जबकि मोबाइल जो है वो मोबाइल तो गुरव नाम का जो एनकोर ऑपरेटर है उसके पास होना चाहिए था, फिर वो गया कैसे, तो प्रोटोकॉल के खिलाफ। और दूसरी बात कि ये सब सामने आने के बाद ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। और फिर एफआईआर में क्या आता है कि एफआईआर में हमने इस तरह से मोबाइल इस्तेमाल किया गया है, उनके खिलाफ हमने गुनाह दाखिल किया है। और उसके ऊपर जाकर पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 41 में एक नोटिस निकालती है। सेक्शन 41 वो है जो बिना मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। इतने संगीन चीजें होते हैं और उसके बावजूद आप अगर हमें कहते हो कि आप हम जीते तो आप ऑब्जेक्शन लेते, नहीं जीते तो आप ऑब्जेक्शन लेते नहीं हो, ये बात आप समझ लीजिए। चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र में अहम होती है, लोगों में ये विश्वास पैदा करना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन अतुल जी, कल ही ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपने वंदना जी को सुना, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईवीएम का तो मोबाइल से कोई मतलब ही नहीं है, आप ईवीएम को मोबाइल के माध्यम से आप कैसे खोल सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। इस बात को तो उन्होंने क्लैरिफाई किया ना कल। देखो दीपा जी, एक बार चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई तो उसके बाद आरओ या कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, इनका कोई रोल होता नहीं इलेक्शन कमीशन में। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए थी इलेक्टोरल ऑफिसर ने, जो इलेक्शन कमिश्नर है महाराष्ट्र के चोक्कलिंगम जी, उन्होंने लेनी चाहिए थी। वंदना सूर्यवंशी का कोई रोल बचता ही नहीं है एक बार चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद। शी इज अ रेवेन्यू ऑफिसर। ये इतने सारी संदिग्धताएं आए हैं, इतने सारे सवालों के वो जवाब नहीं दे पाए हैं, ये स्पष्ट तरीके सामने आया है। एलन मस्क के साथ राजशेखर की जो चर्चा हुई है ट्विटर पर, उस चर्चा में आधी अधूरी चर्चा मीडिया दिखाता है। उन्होंने आखिरी कहा है कि लेट अस वी कैन बी एग्री टू डिसएग्री, ये उन्होंने आखिरी में लिखा है, ये तो छोड़ देते हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा है एलन मस्क को कि आओ हम आपको बताते हैं एआई क्या होता है। लेकिन बस एलन मस्क ने तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी ना सर, जो ट्वीट किया था वो तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कही थी। अतुल जी देखिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ईवीएम होता है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ईवीएम होता है। मशीन का इस्तेमाल जो होता है, मशीन के इस्तेमाल के बारे में अगर कहा गया है तो एक पारदर्शिता से सामने आना चाहिए। मशीन में क्या होता है, प्रोग्राम कैसे होता है, चीफ क्या होता है। अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार के आड़ में अगर ऐसा कहता हो कि नहीं आओ आप हमारी ईवीएम चेक करो, लेकिन आप बैलेट यूनिट को हाथ लगा सकते हो, कंट्रोल यूनिट को हाथ नहीं लगा सकते हो, तो संदिग्धता आप पैदा कर रहे हो। आप क्यों नहीं खुलकर सामने आते हो? आप क्यों नहीं ये कहते हो कि चलो ठीक है हम चिप भी दिखाते हैं किस तरह से होता है? आप बताइए, ईसीआईएल में बीजेपी के 4 लोग डायरेक्टर क्यों है?
संदिग्धताएं हम चलिए, नहीं ठीक है। पैदा कर रहे हैं, ठीक है, संदिग्धताएं बहुत पूरी तरह सारे से सवाल है बीजेपी पैदा आपके। कर रही है। अब देखिए, मोबाइल फोन वहां पर उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, जो अधिकारी वहां पर स्टाफ में थे उनके मोबाइल का इस्तेमाल क्यों हुआ, उससे क्या किया गया, इसको लेकर तो जांच की जा रही है। लेकिन के शर्मा जी, जो पूरी बात अतुल जी ने कही है, जो आरोप आप पर लगाए हैं, उसका भी आप जवाब दीजिए। और भरोसा ये क्यों नहीं इनके अंदर डेवलप हो पा रहा है, जाग पा रहा है ईवीएम को लेकर, के शर्मा जी वो भी जरा पूछे, क्योंकि वो भी जरा बताइए के शर्मा जी। नहीं, भरोसा तो कांग्रेस को आज अपने आप में भी नहीं है, इनको तो अपने आप में भी भरोसा नहीं है, तो उस पर भरोसे के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता दीपक जी। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह सकता हूँ। दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि 10 दिन तक इन्होंने खूब ढोल बजाया, सीटें इनकी कम हैं, सरकार बना नहीं पाए, सारे चीज़ के बावजूद ये चिल्लाते रहे, बाजा बजाए, मिठाई बांटे कि जी हमने हरा दिया और कांग्रेस और हम जीत गए। ये भ्रम फैलाने की स्थिति देश भर में खूब किया इन्होंने। अंत में इनको भी पता था, और जो सच था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये सच्चाई है। आप राहुल गांधी को खुश करने और उसके सीट बचाने, उसकी कुर्सी बचाने के लिए, उसको आरोप से बचाने के लिए चिल्लाते रहने से कुछ नहीं है। 99 सीट तक 15 साल में पहुंचा दिया। अब 15 साल में वो 99 सीट तक आपको पहुंचाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राहुल गांधी तो गिनीज बुक में नाम लिख दीजिए उनका कि साहब उन्होंने 100, 300, 543 में 99 सीट जिता दिया। तो अब वस्तु स्थिति का सामना 10 दिन बाद देखने को मिल रहा है, जब इनको खुद का भी भ्रम टूट रहा है। देश को तो स्पष्ट ही था, ये अपने आप में भ्रमित थे। अब इनको स्पष्ट हो चुका है कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगा और हमें 5 साल विपक्ष में ही बैठ के काटना है। मैं पहले भी कहता हूँ, प्याज छीलना है, प्याज छीलने का काम इनको जनता ने दिया है। आंसू बहाइए, चिल्लाइए, यही काम है, क्योंकि आप पॉजिटिव विपक्ष हो नहीं पाएंगे, वो आदत भी नहीं है। लेकिन जो सवाल वो सरकार की ही तो जिम्मेदारी है ना के शर्मा जी, अगर उनको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो उसको तो आप ही को साफ करना होगा ना, वो तो आप ही को बताना होगा कि भाई ये नहीं है बल्कि ये है, सही ये है, आप गलत कर रहे हैं, या फिर आपको भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा। आइए हम आपको बताते हैं, कौन करेगा, ये आप ही तो करेंगे ना। पहले नहीं दीपक जी, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग पर सरकार का कोई विषय नहीं है, कोई दबाव नहीं। नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन वो संस्था जो है वो स्वायत्त है। और मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता भी नहीं यहाँ पर। जो भी विषय आपको उठाना है और जितने इन्होंने प्रश्न कहे हैं, इसका उत्तर बाकायदा जिस दिन परिणाम आने थे उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 1.5-2 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विषयों पर जितने प्रश्न इन्होंने उठाए थे पहले चुनाव तक, उस सबका उत्तर चुनाव आयुक्त जी ने दिया है, वो भी विस्तार से दिया है। जो इन्होंने कहा कि पहले ये संख्या बताई, फिर वो संख्या बताई, फिर उसका भी उन्होंने पूरा विवरण दिया स्पष्टता से, तो उस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अभी ये कह रहे हैं कि 362 ऐसे वो हैं सीट जहां पर कि जितने खुलने थे, जितने मतलब वोट पड़े उससे ज़्यादा की गिनती हुई या उससे कम की गिनती हुई। अब ऐसा आश्चर्यजनक यदि है, मुझे तो कभी आज तक एक भी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये कांग्रेस यदि फैला रही है तो इनके सामने कोर्ट खुला है, 2 मिनट में लेके जाएं और अभी कैंसिल हो जाएंगे चुनाव। यदि जितने वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा की काउंटिंग हो रही है या जितने वोट पड़े हैं उससे कम की काउंटिंग हो रही है, तो ये तो 1 मिनट में चैलेंज करने लायक चीज़ है। अभी आप जाके कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, ये पूरा चुनाव ही समाप्त हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत हो, तो चुनाव फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन केवल झूठ बोलना है। आप इनसे पूछो कि एक मिनट मुझे भी बात पूरी करने, ठीक है, बोलिए। मैं आप इनसे पूछो कि आप पर एक उदाहरण लेके आओ, नहीं जी, बस बतौलेबाजी करनी है, किसी पर भी आरोप लगा देना है, कुछ भी कह देना है, जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। हमने तो कह दिया जी, आप जवाब दो। अरे ले आओ ना भैया, कुछ सामने है आपके साथी महाराष्ट्र में, और जो भी आप लेकर आ रहे हैं उसका बकायदा जवाब जीते हैं रविंद्र वाइकर साहब, उनसे आपने बात की के शर्मा जी, उनसे पूछा कि आपके करीबी वहां पर फोन से क्या कर रहे थे, उन्होंने बताया कुछ आपको? क्योंकि सारा विवाद जो अब खड़ा हो रहा है वो उसी को लेकर हो रहा है। ये पूछने का नहीं, ऐसा है दीपक जी, हमें पूछने की जरूरत थोड़ी ना है।
हाँ। वहां जो अधिकारी थे उस समय चुनाव जो करा रहे थे, संपन्न करा रहे थे, और जो घटनाक्रम है बकायदा उसका मामला पुलिस में गया है। चुनाव अधिकारी उस दौर के जो थे उनको उसके विषय में संज्ञान भी लेना है, उनको कार्रवाई भी करनी है, काम भी करना है, और जो भी करेंगे वो बकायदा जो है कानून के अनुसार होगा। अभी ये ज्ञान दे रहे हैं, अरे भाई ठीक है चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन उस चुनाव के दौरान जो अधिकारी वहां होते हैं बयान उन्हीं के होते हैं। अतुल जी, ये देश विदेश में नहीं है, ठीक है, ये भारत के ही कानून है। ये वही अधिकारी हैं जो सिविल सेवा में होते हैं, चुनाव के समय वो चुनाव की ड्यूटी पर होते हैं, लेकिन कोई यदि घटनाक्रम वहां घट रहा है तो उस समय जो चुनाव अधिकारी होता है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी रहती है। वो बाद में भी उसका यदि कहीं से कोई गवाही होगी तो उसी को देने जाना पड़ेगा। ठीक है के शर्मा जी, आप रुकिए अलग से जरा। थोड़ी ना विदेश से कोई आएगा गवाही देने के लिए। अब आप रुकिए, चुनाव आयोग अतुल जी ठीक जल्दी है, से अपनी चुनाव बात रखिए, जो उसके है बाद संजना जी का रुख संस्था करेंगे। अतुल उसका जी जवाब दे रही है, लेकिन गवाही उसी की होनी है। देखिए, 3 बातें मैं स्पष्ट तरीके से सामने रखूंगा। पहली बात, चुनाव आयोग ने परसेंटेज बताया था, नंबर बताने से क्यों चूके और बाद में उनको नंबर देना पड़ा। दूसरी बात ये सही है कि नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, उसकी कोर्ट में केस है, ये भी कोर्ट में केस है। और अभी तीसरी बात ये जो कह रहे हैं कि सिविल सेवा में होते हैं, तो मेरे को पता है सिविल सर्विसेज क्या होती है। इलेक्शन कमीशन को पूरा स्टाफ कन्वर्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इलेक्शन एक बार डिक्लेयर हो गया है तो उसका संबंध नहीं होता है। वो चोकलिंगम जी जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ के महाराष्ट्र के, उन्हीं की ही जिम्मेदारी है ये, वंदना सूर्यवंशी की जिम्मेदारी नहीं है ये। अब इनको ज्ञान नहीं है बीजेपी वालों को, और कुछ तो बोलते रहना है, अपशब्द इस्तेमाल करना है, अहंकार दिखाना है, कुछ तो गाली गलौज करना है, यही करते हैं रखो। इनको ये पता नहीं है कि नहीं, आपकी मूर्खता, आपकी अज्ञानता दिखती है। ये वास्तविकता और वस्तुस्थिति आप जाके कोर्ट में जाओ, आप मूर्ख हो, ये बार-बार लोगों को मत बताओ। जो कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में जाने से क्यों घबराते हो? और 24 अकबर ठीक है, अभी हो गया के शर्मा जी, अतुल जी रुकिए, अभी और भी गेस्ट हैं। ठीक है, कमीशन में होगा, हो गया, आगे आऊंगी आपके पास। संजना जी, ठीक है, कृष्णा हेगड़े का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले संजना जी जरा आप बताइए, ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? के शर्मा को भी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि अगर आपकी जीत हो गई होती ये मुंबई उत्तर पश्चिम वाली सीट से, तो फिर आप तो खामोश हो जाते, चुप हो जाते, या फिर अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती, आप चुप्पी साध लेते। अब हार का सामना करना पड़ा तो ठीक रहा फिर से ईवीएम पर। अभी जो आप बता रहे हैं, क्या शर्मा जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सचमुच उन्हें लगता है कि हमारी हार हुई है? शपथ लेते वक्त मोदी जी का चेहरा देखा नहीं है? भारत की जनता ने देखा हुआ है, जीत के भी वो हारे हैं। 400 पार का जो गुहार उन्होंने लगाई थी, 240 पे आके वो रुक गए हैं। इसके बावजूद इनको हम लोगों ने उन्हें 240 पे रोका है, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि ईवीएम, और आज नहीं कह रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, इसके पहले से ही हम कह रहे हैं कि ईवीएम को रुकाना चाहिए, बैलेट पे इलेक्शन होना चाहिए। और जो शर्मा जी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता के बारे में, तो हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 2 टर्म में इलेक्शन कमीशन रहे, ईडी रहे, इन सब स्वायत्त यंत्रणाओं की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हुई है, ये महाराष्ट्र की नहीं भारत की पूरी जनता देख रही है, तो उसके बारे में उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, जिन जीती हुई सीटों का आंकड़ा आप बता रहे संजना जी, जिन सीटों पर जीत आपकी हुई है वहां पर ईवीएम एकदम बढ़िया काम किया, ठीक था? नहीं, हम लोग ये नहीं कह रहे। ये आज ये जो निर्णय हुआ है, देखिए अब उत्तर पश्चिम मुंबई में अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वाइकर जी के इलेक्शन में जो चीजें हुई है, लगातार उनकी सीट डिक्लेयर की जाती है, वो जीते हैं, इसके लिए कंटिन्यूसली वो आघाड़ी पे थे, और एक मोमेंट पे आके अचानक वहां पे आशीष शेलार जी भाजपा के नेता हाजिर हो जाते हैं। इनके जो उनकी लड़की है वाइकर जी की, मंगेश पडिलकर जी, उनके हाथ में मोबाइल आता है। बिल्कुल ठीक है, अब इसको लेकर तो जो जिस अखबार में हुआ था उसने माफी मांगी और फिर सारी चीजें हो गई, लेकिन अब मोबाइल फोन वहां पर जो यूज किया गया उसको लेकर जांच चल भी रही है। कृष्णा हेगड़े जी, आप जरा बताइए, ये रविंद्र वाइकर वाला पूरा जो मामला, उसी को लेकर हमलावर विपक्ष हो गया है, वो तो सीधे सीधे आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर ईवीएम में कोई खेल किया गया, उसके बाद फिर आपका जो कैंडिडेट है वो जीता। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र अतुल लोंढे पाटिल जी ने सलीम जावेद का बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर स्टोरी आज समझाया, लेकिन पिक्चर का अंत में उनको बताता हूँ
कि जब न्यूज़पेपर ने वो आर्टिकल छापी, उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल में तत्व नहीं है, तो ये दिस मैटर इज क्लोज्ड ऑलरेडी। तो इसमें कोई आगे बढ़ाने की बात नहीं है। केस ये है कि अगर वो जो अधिकारी था नीलेश गुरव, उसके अगर हाथ में फ़ोन था तो केस इज अबाउट मिसकंडक्ट, कि वो अधिकारी ने जैसे इलेक्शन जो अधिकारी है उसको बर्ताव करना चाहिए वो किया कि नहीं। ईवीएम का और इसमें क्या संबंध है? ये संबंध तो राहुल गांधी लेके आए, क्योंकि प्रॉब्लम गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ी राहुल गांधी में है। आप ये समझिए, उन्होंने ये जो फेक आर्टिकल है उसको ट्वीट कर उन्होंने बताया कि भाई इधर मैल प्रैक्टिस हो रहा है और न्यूज़पेपर ने माफ़ी मांगी है। दूसरी बात है कि कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को ना इलेक्शन कमीशन पे, ना सुप्रीम कोर्ट पे, ना हाई कोर्ट पे, ना ईवीएम पे, किसी पे भरोसा नहीं है। जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया ECIL या BEL, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। देश के वोटर्स के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जीत हमारी होनी चाहिए थी। ये तो प्रेस्टिजियस सीट था ना। इन्होंने कहा कि भाई ये जीत से पता चलेगा कौन है असली सेना और कौन है नकली सेना। और बहुत सारे उनके लीडर ने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे, अभी इलेक्शन हार गए, बेचारे मुंह नहीं दिखा सकते किधर असली सेना कौन है। ये इलेक्शन में पता चला है। रविंद्र बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी सीटें इस बार वो जीते भी हैं और संजना जी ने ये भी कहा कि इस बार हम बहुत सारी सीटें जीते हैं अलग अलग राज्यों में, हमारे अलायंस के जो अलग अलग घटक दल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सवाल कर रहे हैं ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर। तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, ये सीधे सीधे उनकी ओर से कहा भी जा रहा है। लेकिन अभय दुबे जी का रुख करेंगे। अतुल जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अभय जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासत एक बार फिर से ईवीएम को लेकर चालू हो गई है। जब नतीजे आए थे तो लगा था कि चलिए ईवीएम को आराम मिला, शांति मिली, लेकिन एक बार फिर से वही राग विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। क्या ये किस तरीके से ये पूरी सियासत आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए दीपा जी, जब से ईवीएम का विवाद चल रहा है, मैंने ये कभी नहीं माना कि ईवीएम हैक करके चुनाव जीता या हारा जाता। ईवीएम हैक की जा सकती है, ये बात सही है, इस सब तकनीक में कुशल लोगों का बयान है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि भारत में ईवीएम हैक के जरिए कोई भी चुनाव जीता या हारा जाता। ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां किसी जगह में हो सकती हैं, वो मैकेनिकल गड़बड़ियां हो सकती हैं ईवीएम में, और उससे कुछ शक पैदा होता है। अब वो शक कैसे पैदा होता है? अभी तक जितनी भी खबरें इस तरह की गड़बड़ियों की आई हैं, वो हमेशा यही होता है कि बटन आप किसी विपक्ष के चुनाव चिन्ह पर दबाते हैं और कमल पे वोट निकलता है, उसमें गिरफ्तारियां होती हैं, जांच होती है, उसको ठीक कर लिया जाता है, ये सही बात है। लेकिन मेरी ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बटन कमल पे दबाया जाए और विपक्ष के किसी चुनाव चिन्ह पे बत्ती जले। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बड़े ताज्जुब की बात है अपने आप में। ऐसा क्यों होता है, ये मेरे सामने भी सवाल है और मैं आप सब लोगों के सामने भी सवाल रखता हूं। आप पिछले कई साल की एक भी खबर ऐसी नहीं बता सकते जिसमें हाथ पे बटन दबाया गया हो तो कमल पे, जब कमल पे बटन दबाया गया हो तो हाथ पे निकला हो, या साइकिल पे निकला हो, या तीर पे निकला हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। पहली बात तो ये है कि ये शक पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम के इस्तेमाल से वोट डालने और वोट गिनने की संरचना में कुछ इस तरह के परिवर्तन हुए हैं जिससे वोट की गोपनीयता समाप्त हो गई है। इस दृष्टि से भी ईवीएम के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। होता यह है कि पहले जो मतदान केंद्र में वोट पड़ते थे तो उन सबकी जब वो मतगणना में जाते थे तो सारी पर्चियां मिला ली जाती थी, सारे मतपत्र मिला लिए जाते थे, फिर अलग अलग पार्टियों की गड्डियां बनती थी, फिर उनकी गिनती होती थी। मैंने खुद भी इस तरह की गिनती होते हुए अपनी आंखों से देखी और हमारे साथियों ने भी देखी होगी। अब क्या है कि एक मतदान केंद्र के वोट एक ईवीएम में होते हैं। जैसे ही उस ईवीएम के वोट खुलते हैं वैसे ही पता लग जाता है कि उस मतदान केंद्र में जिसके साथ एक ज्योग्राफिकल एरिया जुड़ा हुआ है, वहां किसके पक्ष में वोट गया, किसके खिलाफ वोट गया। उससे मोटे तौर पर पता लग जाता है कि उस इलाके में कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी। इससे मैं मानता हूं कि जो मतदान है, मतदान की गोपनीयता विकृत होती है उससे। तो ईवीएम पर केवल हैकिंग की दृष्टि से ही विचार न किया जाए। ईवीएम पे विचार करने का यह भी तरीका है कि मतदान की गोपनीयता किस तरह सुरक्षित रखी जाए। बिल्कुल ठीक है। समीर जी, आप जो अभय जी ने कहा उससे इत्तेफाक रखते हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर जिस तरीके से के शर्मा जी ने भी कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती तो ये सारा जो हो हल्ला था ईवीएम को लेकर वो तो एकदम चुप्पी में परिवर्तित हो जाता।
देखिए, मुझे लग रहा है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी दोनों नहीं हो सकता। या तो आप ईवीएम पे पूरा भरोसा करो या ईवीएम को पूरी तरह से नकार दो। आप अगर चुनाव जीतते हो, अगर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस 1 से 13 सीटों पे पहुंच जाती है तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ठाकरे 9 सीटों पे पहुंच जाते हैं तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतना बुरा प्रदर्शन करके महाराष्ट्र में 9 सीटों पर आ जाती है तो इन्हें ईवीएम में दिक्कत नहीं आती। मेरा ये कहना है कि भाई अगर ईवीएम में दिक्कत छिड़कानी हो सकती थी तो क्या स्मृति ईरानी अमेठी से जीत जाती? क्या प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख से सिर्फ वाराणसी से चुनाव जीत पाते? क्या राहुल गांधी दोनों सीट से, वायनाड से और रायबरेली से चुनाव जीत पाते? मुझे लग रहा है कि ये आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि जहां पर आपको लगता है कि आप हार रहे हो तो आप कह दो कि ईवीएम के अंदर प्रॉब्लम है, जहां आप जीत रहे हो आप कह दो कि इसको छोड़ दीजिए, आप उसकी बात मत कीजिए, जहां हम हार रहे हैं वहां पे करो। ठीक है, कहीं एक जगह हो सकता है जहां 50 सीटें या 100 वोटों से अगर कोई हार जीत हो रही है तो उसकी आप जांच करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को तो गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि ईवीएम से कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया है कि ईवीएम से चुनाव को रोक दिया जाए और बैलेट पेपर से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो चुनाव परिणाम आने के 7 दिन के भीतर वो चुनाव आयोग जाकर जांच करवा सकता है। मुझे लग रहा है अगर इस सीट पर प्रॉब्लम था तो चुनाव आयोग में इनको एप्लीकेशन दे देनी थी कि हमें इस बूथ पे प्रॉब्लम है, हमें वोटिंग करवानी है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से, और देखिए अखबार ने छापा, उसने खंडन कर दिया। जिस मामले को लेकर अगर कहा जा रहा है एलन मस्क वाले मामले को, वो तो एक दूसरी कंट्री का, एक छोटी सी कंट्री का मामला था। वो भी इस मामले में उठा कि वहाँ एक अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार है रॉबर्ट कैनेडी, उन्होंने उसका जिक्र किया, उसको एलन मस्क ने ट्वीट किया। एलन मस्क ने जो कहा है वो उस संदर्भ में कहा था, भारत के संदर्भ में नहीं था। उस संदर्भ में कि भारत में ईवीएम का हो सकता है, भारत में ईवीएम को हैक करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है, कोई ये इंटरनेट से चलता नहीं है, इसके प्रोग्राम को हैक नहीं किया जा सकता। एक बार ईवीएम को छिड़काव करने पर दूसरी बार उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 40 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोल दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। वीवीपैट की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हर जितने वोट पड़ते हैं वो 60% वीवीपैट से मिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 5% मैक्सिमम हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जब देश के अंदर इतने चुनाव ईवीएम से हो चुके हैं, 2004 से लगातार हो रहा है, तो हमें अपनी मतलब चुनाव पर भरोसा करना पड़ेगा। कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना जिसपे पक्ष विपक्ष सब तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी कभी हारती है तो कहती है कि हम ईवीएम के कारण हारे। एक भी नेता बता दीजिए जो बड़ा नेता हारता है वो कहता है कि हम ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। भाई आप चुनाव आयोग पे भरोसा कीजिए। देश में आप सर्वोच्च न्यायालय को मानते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा सबको मंजूर होगा, वैसे ही आप चुनाव आयोग पे भरोसा रखिए कि जो चुनाव आयोग का जो निर्णय है, तो चुनाव आयोग तो समीर जी हर चुनाव में ये कहता है ना कि भाई हम तो एकदम पाक साफ तरीके से आपको बता रहे हैं कि ईवीएम एकदम साफ है, वो पाक है, उसकी पारदर्शिता पर सवाल आप मत उठाइए। वो तो बार बार यही कहता है, लेकिन विपक्ष की ओर से हर चुनाव के बाद वही सवाल उठाए जाते हैं। अभय जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात ये जोड़ना चाहता था कि विपक्ष जब पिछली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा और कर्नाटक में विपक्ष जीता था, उस वक्त भी विपक्ष ने ईवीएम के सवाल पर सवाल उठाए। विपक्ष चुनाव जीते हारे, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने के मामले में उसके रवैये में एक निरंतरता है। ऐसा नहीं है कि उसने जीतने के बाद ईवीएम की तारीफ करनी शुरू कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष लगातार इस सवाल को उठाता रहा है और संसद में भी उनके लोगों ने ये कहा है कि हम चुनाव जीते हैं हारे, ईवीएम के ऊपर वो सवाल लगातार उठाते हैं। ये बात सही है समीर जी की कि अगर विपक्ष को ईवीएम के ऊपर शक है तो उसे एक अंतिम रवैया बनाना चाहिए। उसे चुनाव आयोग या राष्ट्रपति को जाकर प्रतिवेदन देना चाहिए कि अगर आप ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब आपको विपक्ष को चुनाव में भाग लेना है तो आप ईवीएम रखना है कि नहीं रखना है, आप ये तय कर दीजिए। तो एक अगर अंतिम दृष्टिकोण, अंतिम रवैया विपक्ष अपना ले तो इस समस्या का हमेशा के लिए हल हो सकता है। ठीक है अतुल जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन के शर्मा जी उससे पहले आपका रुख करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हमने सुना भी, यहाँ पे अतुल जी भी हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता या फिर अलग अलग, अखिलेश यादव को हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा। उसके बाद फिर आज तो सैम पित्रोदा साहब फिर से आ गए, उन्होंने भी कहा कि गड़बड़ी हुई है। अब एक सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि विपक्ष अगर ईवीएम को लेकर आपसे सवाल करे तो आप एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन एलन मस्क ने अगर कुछ कहा तो उसके बाद पूरी आपकी सफाई देने वालों की आपकी तरफ से भी एकदम लाइन लग गई है। बताया जा रहा है कि नहीं भाई ईवीएम ठीक है। नहीं, देखिए इसमें दो अलग अलग विषय हैं दीपा जी, इसको समझना चाहिए। कांग्रेस हमारे देश के वो हैं, पार्टी हैं, और यहाँ उनका लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है वो प्रश्न उठाएं, लेकिन यदि उसका उद्देश्य कोई सुधार की बजाय देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की है,
देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की है, और उसके पीछे यदि कांग्रेस किसी साजिश में संलिप्त जैसी स्थिति उनकी दिखलाई पड़ने लगती हो तो यह प्रश्न उठने स्वाभाविक है। आप इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को विश्व में बदनाम नहीं कर सकते, इतने बड़े 140 करोड़ भारतीयों के लोकतंत्र को जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। तो यदि मानसिकता ये है आपकी तो उसका तो जवाब देना ही होगा। कांग्रेस ने यहां कई बार प्रश्न उठाया, उसका हमने जवाब दिया है। और इसके पीछे के षड्यंत्र जो देखने को मिल रहे हैं, जिस ढंग से विदेशों से जो सपोर्ट हो रहा है और उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और आज इनके कांग्रेस के राहुल गांधी के तथाकथित गुरु सैम पेतोदा भी उसके समर्थन में आ गए हैं, जो विदेशों में किस तरह से भ्रामक प्रचार भारत को लेके, भारत के लोकतंत्र को लेके करते हुए एक बार नहीं कई बार दिखाई पड़े, और राहुल गांधी भी उसमें संलिप्त रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता दीपा जी, इसको तो किसी भी तरह से हमें इस लेकिन पर अभी कड़ी अभय जी को प्रतिक्रिया आपने व्यक्त सुना ना करनी ही के शर्मा होगी, जी, क्योंकि अभय जी ने भारत ये के कहा समाज कि का- विपक्ष लेकिन सिर्फ जब हारता है तो ही सवाल नहीं करता, बल्कि वो तो जब जीतता है तब भी सवाल करता है। हिमाचल में जब जीते तो भी उन्होंने अपना सवाल जारी रखा, और कर्नाटक में जीत हुई उसके बाद भी उन्होंने ईवीएम को लेकर हल्ला बोला। तो वो तो दोनों ही कंडीशन में करते हैं ना सवाल। बिल्कुल 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 नहीं, मैं बता रहा हूं, दोनों कंडीशन में बता रहा हूं। मैं उसी पे आने चाह रहा था कि उनकी निरंतरता है। अभय जी का कहना यह है, तर्क है कि उनकी निरंतरता है। तो भी ठीक है, हिमाचल और आपने वहां जीता 2 जगह कर्नाटका में, तो उसके बाद आपने वो प्रश्न, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं अभी हमें शंका है इस पर, क्योंकि स्वाभाविक है 22 राज्यों में हम हैं, ये 2 ही 3 राज्यों में बैठे हैं, तो अभी तो इनको जीतने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न ये उठाते ही रहेंगे, और इनको तो उससे तो ये तो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा में इनके लिए तो इस देश में लोकतंत्र नहीं था ना, तो ये प्रश्न उठाएंगे। अब ये बड़ा निरंतरता ये होती है कि किसी बात को यदि भ्रम फैलाना हो तो उसको निरंतर बोला जाए। जैसे मैं यदि उदाहरण में कह दूं कि मेरी मुर्गी की 3 टांग है साहब, अब मैं यदि कोई सामने वाला कहे कि आप दिखाओ अपनी मुर्गी कहां 3 टांग है, तो नहीं साहब दिखा नहीं सकते, लेकिन मेरी मुर्गी की 3 टांग है। अब इस कंसिस्टेंसी में हम बने, निरंतरता में बने हुए हैं। अब मुर्गी ने अंडा दे दिया, फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं साहब हमारी मुर्गी का 3 ही टांग है, तो ये तो निरंतरता है। ठीक है, अभय जी ठीक कह रहे हैं कि निरंतरता बना के उन्होंने रखा है, तो एक झूठ बोलना है उसकी निरंतरता आप बना के रख सकते हैं। लेकिन अभय जी ने 1-2 प्रश्न और उठाए हैं, मैं उसको समय चाहिए मुझे जवाब देने। बोलिए उन्होंने कहा ऐसी कोई खबर मुझे आज तक सुनाई नहीं पड़ी कि किसी ने कमल के उसमें बटन दबाया हो और उसमें जो है हाथी का वोट पड़ा हो। मैंने तो आज तक अभय जी ये भी नहीं सुना है, यदि आपके पास होगा तो मुझे जरूर भेज दीजिएगा कि कहां पर ऐसा केस आया था कि कमल के बटन यानी बटन कांग्रेस के उसमें दबा हो और जो है कमल का पर्ची वीवीपैट नहीं। के शर्मा जी, बहुत सारे जगहों पर जब हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं के शर्मा जी, ये आप भी जानते होंगे, भले उसको आप माने या ना माने, ये बहुत जगहों से खबरें आई कि ईवीएम में बटन दबाया गया। कई जगहों पर शिकायत भी की वोटर्स ने कि कमल का ही बटन दबा और किसी का बटन दबता ही नहीं है, वो चाहे तो हाथी दबाना चाहे या फिर हाथ दबाना चाहे, साइकिल को होता ही नहीं है। नहीं दीपा जी सुनिए ना, यदि ऐसे उदाहरण है तो इस सुप्रीम देश के न्यायालय अभी वो नहीं बैठे हैं, आप न्यायालय में ले जा सकते हैं, और ऐसा न्यायालय में कोई केस आया हो और न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो सकता है मेरी ज्ञान कम हो तो मुझे संज्ञान में ला देंगे कि न्यायालय में ऐसे कोई मामला गया हो जहां वीवीपैट ये दिखाया गया हो कि आप कमल पे हाथी पे दबाया और कमल पे निकला, या पंजा पे दबाया कमल पे गया, ऐसा वीवीपैट कहीं पर आया हो तो ये न्यायालय में चैलेंजेबल है, और ये बहुत ही गलत होगा। ये हमारे साथ भी गलत हो सकता है, इसमें कोई नफरत नहीं। लेकिन और एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज अभय जी ने उठाया है, जो एक चुनौती जिसको मैं मानता हूं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि यदि इससे एक ईवीएम से केवल यही नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान ये है कि एक बूथ का रिजल्ट उसमें सामने आता है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ किसने किसको वोट दिया, किसने किसको नहीं दिया। इसके बाद वो जो जनप्रतिनिधि है वो उससे गलत व्यवहार कर सकता है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं कहता हूं अभय जी, आप बूथ छोड़ दीजिए, एक लोकसभा के अंदर 4 से 5 विधानसभाएं होती हैं, आप विधानसभा स्तर पे जांच कराइए, ठीक है, मत कराइए बूथ का। क्या वहां उसके मन में यदि ये जनप्रतिनिधि के मन में होगा तो क्या पूरे विधानसभा को टारगेट नहीं करेगा? आप किस मानसिकता की बात कर रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि की सोच पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, उसके न्याय प्रक्रिया पर निरपेक्ष प्रश्न उठा रहे हैं कि एक बूथ का यदि उसके पास डाटा आ जाएगा तो उसके साथ वो गलत व्यवहार करेगा वहां पर नहीं, इसलिए क्योंकि आपके मन पे खोट है,
आप जनप्रतिनिधि पर यह विषय मत डालिए, ये बिल्कुल ठीक जनप्रतिनिधि है। की जिन मानसिकता जिन नहीं होती। शिकायतों की बात अभय जी आप भी कर रहे थे, आपके मन का उसी ये पर भ्रम के है शर्मा जी कि ये आप सवाल भी फैलाना आपसे चाहते पूछे, आप हैं इस दीजिए तरह जवाब। की गलत बात। अभय जी देखिए, अब ज्यादा दूर को जाने की जरूरत नहीं है। आज दोपहर से ही टीवी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद, इनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, सवेरे चर्चा हुई थी इसके नाम के ऊपर, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका काम व्यक्तिगत रूप से नहीं करूंगा। बाकायदा एबीपी के पत्रकार ने ही, एबीपी के संवाददाता ने उनका इंटरव्यू लिया। वो बूथ पर नहीं, प्लीज प्लीज आप बात घुमाइए मत। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मैं बता देता हूं नाम देवेश ठाकुर जी का, मैं बता रहा हूं। उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की है, लोकसभा क्षेत्र की बात की है उन्होंने। ठीक है, सुन लीजिए के शर्मा जी, सुनिए पहले। आप बूथ को लेकर बोल रहे हैं। कैसे लगता है? नहीं, वो तर्क यदि, अरे मैं आपकी बात का आप जवाब दे रहा कुतर्क हूं। मत कीजिए, तर्क दे दीजिए। आपने धैर्य रखा होता तो आप धैर्य मत तो आप छोड़िए इतना। लोकसभा क्षेत्र देखिए, और बूथ ऐसा में है, अंतर सब शर्मा लोग जी सुन जानते लीजिए हैं। ना, वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। ना शर्मा ना जी ना सुनिए सुनिए। ना, धैर्य नहीं का विषय है। आप इनको चुप कराइए, आप इनको चुप अब मुझे जवाब देने का मौका दे हाँ जी, दीजिए। आऊंगी शर्मा जी कराइए आपके पहले। पास। बोलिए बोलिए अभय जी, मुझे बोलिए। अपनी बात को कहने दीजिए। देखिए, सब लोग जानते हैं कि विभिन्न समुदायों के लोग अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग बाड़ों में रहते हैं, और वहां पे मतदान जो केंद्र होता है वहां पे वो सब लोग आके एक साथ वोट डालते हैं। कहीं मुसलमान रहते हैं, कहीं यादव रहते हैं, कहीं ब्राह्मण रहते हैं। ये पूरे देश में बसावट का तकरीबन यही पैटर्न है, शहरों को छोड़ दें। ग्रामीण इलाकों में और कस्बाई इलाकों में, अर्ध शहरी इलाकों में यही पैटर्न है। वहां पे एक मतदान केंद्र में जब एक तरफा वोट पड़ता है या वोट एक पार्टी को बहुत ज्यादा मिलता है, उससे मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर किस समुदाय ने किसको वोट दिया। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा ही ऐसी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन इसमें हमेशा ये होता, इसमें ये हमेशा खतरा मौजूद रहता है कि उस इलाके की अपनी जो गोपनीयता है वो गोपनीयता भंग हो जाती है। मैंने केवल इतना कहा है। ठीक है। शर्मा जी और तमाम इधर उधर की उड़ाने ले रहे हैं, उनको क्यों ले रहे हैं वो मुझे पता है। नहीं, वो काफी कयासों बाद के में आधार चर्चा पर आपने करूंगा, कहा क्योंकि खिसियाट है अभय क्या। जी, लेकिन वो बहुत गंभीर हो जाता है ना, बहुत गंभीर भी हो जाता है। अब ये बीजेपी की तरफ से भी हर बार जब भी आरोप लगते हैं तो यही कहा जाता है कि वो अलग अलग पार्टियों से इन्फ्लुएंस हैं और इस तरीके से वो बात करते हैं। अतुल जी, आपका रुख करते हुए जो के शर्मा जी ने कहा उसका भी जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी कि जब अच्छा ठीक है शर्मा जी, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं जाऊंगी अतुल जी के पास। जवाब देना एक चाहता हूं ठीक है। अभय जी को मैं इसीलिए जवाब देना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता के अनुसार ही उस तरह का विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता में वो चीजें हैं कि वो डिफरेंसेस कर रही हैं। अरे वो शिकायतों को लेकर शर्मा जी बोल रहे थे, आप पर्सनल मत होइए ना। सुन ठीक है। लीजिए, मानसिकता मैं उसी शिकायत पे जा रहा हूं। एक लोकसभा, आप पर्सनल मत होइए शर्मा जी। आप एक लोग सुन लीजिए, मुझसे क्यों आए आपके मन में विचार? अरे ये पर्सनल विचार मत क्यों होइए, आता है वो तो आपके जो मन में? शिकायतें आती हैं, ये भेदभाव क्यों आता है? वो कोई पॉलिटिकल पर्सन तो है नहीं, वो तो ये वरिष्ठ भेदभाव पत्रकार है क्यों ना। आता है आपके मन में? ये हिंदू मुसलमान क्यों आता है आपके मन में? आपकी सोच हिंदू मुसलमान की है, आपकी सोच हिंदू मुसलमान की है। आप नफरत की सोच लेकर चलते हो गया हैं। शर्मा जी, ठीक है। नफरत की सोच है आपकी, इसलिए आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बैठ के। आप हिंदू मुसलमान कहां से ले आए इसमें? ठीक है शर्मा जी, हो गया ना। आपको कुछ बोलना है के शर्मा जी, आप जल्दी से बोलिए सर, फिर मैं आगे जाऊं। शर्मा जी हो गया, पॉइंट पे आइए, मुद्दे पर आइए। मैं यही कह रहा हूं, एक लोकसभा, अभय जी, हो एक गया, लोकसभा हो गया। जनप्रतिनिधि और एक बूथ और एक लोकसभा के बीच में आप जो है इस दृष्टि से भ्रम फैला रहे हैं, जनता के बीच में भ्रमित करने का काम जो आप वर्षों से कर रहे ठीक हैं, है। उसी काम को आज कर रहे हैं करके। यदि बूथ का रिजल्ट आ वोट जाएगा तो अभय उससे जी हो हम गया, नफरत के पैदा शर्मा जी हो गया करेंगे। पर्सनली हिंदू सर, आपको जो मुसलमान बात पैदा कहनी है वो करेंगे। ठीक है, हो गया। यह मानसिकता है आपकी, इस स्तर अतुल जी। पर सोचते हैं आप। हो गया के जी, ठीक है। अतुल जी ये अपनी बात स्तर करिए। नहीं होना अतुल जी चाहिए। देश में लोकतंत्र और जनमत में इस रूप में नहीं बांटा जा सकता है। इनसे कहिए कि शिष्टता से बात। ये आपकी नफरत की मानसिकता है जो बांट रही है। के शर्मा जी, आप पर्सनल मत होइए सर, वो तो जो ग्राउंड से सुनते हैं उनको जो बात फीडबैक क्या? मिलता है वो आपकी तो भावना दिख रही है। ठीक है, हो गया ना, हो गया, पर्सनल मत होइए, ठीक है। पूजा जी, अतुल मुझे बात जी करनी ग्राउंड का अतुल जी। फीडबैक क्या है? हिंदू मुसलमान का नफरत होता है क्या? ये जहर बोने के लिए आए हैं, ये जहर बोएंगे समाज में। ठीक है, हो गया। अब जहाँ परिणाम कोई आ गए ना ठेका सर, लगा परिणाम है, आ गए, सरकार बन गई, वो कयासों पर बात कर रहे थे, ठीक है, दिमाग में ये। हो गया। अतुल जी, नरेंद्र मोदी के भाषण भूल गए क्या? पूजा जी, मैं अभी बात नरेंद्र मोदी के भाषण दीपा भूल गए? अतुल जी, अभी दीपा बहुत जी, दिन भी नहीं। दीपा उस मैं स्टूडियो से अभी बोलिए। दीपा जी, भाषा मैं नहीं, अभी मुझे एक भाषा अपेक्षा किसी की करता हूं नहीं। आपसे
के शर्मा जी मेरे बीच में बोलेंगे नहीं। मैंने काफी धैर्य से उन्होंने जो भी गंदी बातें कही है मैंने सुनी है। उन्होंने गद्दारी की बातें की है, मैं वहां से सुनना शुरू करता हूँ। ये वो गद्दार विचारधारा की पार्टी है जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के स्वाधीनता संग्राम को विरोध किया था। ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश का विभाजन किया है। और मैं उस पार्टी का हूँ जिसमें दो प्रधानमंत्री इस देश के अखंडता और एकता के लिए। अब बिल्कुल देखिए दीपा जी, जब वो गद्दारी की बात कर रहे थे तो आप शांति से सुन रहे थे। मैं अभी देख रहा था के शर्मा जी की आवाज एकदम स्पष्टता से सुनाई दे रही थी और अवैध रुपये की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। अभी नतीजे आए थे। ठीक है, नया कुछ नहीं है, बीजेपी गद्दार है, एक नया कुछ नहीं है, सही बात है। हाँ, अभी मेरी एक बात कहनी है ये कि जब जीवीएल नरसिम्हा राव ने बुक लिखी थी और उसे प्रस्तावना अडवाणी जी ने दी थी और प्रात्यक्षिक भी किया था दिल्ली में, अब उनको लगता था कि तब ये ईवीएम हैक होती है, ऐसा उनका कहना था। आज हमें ऐसे कई चीजें हमने सामने रखी है कि जिससे संदिग्धता पैदा हुई है। आप अगर जीतते हो, आपको पता है आपके काम पर आपको भरोसा है, तो आप इतना अहंकार, इतना गर्व, दूसरों को गाली गलौज करना, ये तो जितना भगवान का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा राहुल जी को गाली गलौज करते, सोनिया जी को गाली गलौज करते हैं। लेकिन जिस इटली से मुंजा जी ने इनकी चड्डी, बेल्ट और टोपी लाई और विचारधारा लाई है फैसिस्ट, तब तो हमने कहा तो इनको गुस्सा आता है, मेलोडी कहते हैं तब इनको अच्छा लगता है। तो ये इस तरह की नफरत, घुसपैठई कहना, हिंदू मुसलमान करना, ये सारी जो है बीजेपी ने किया है। जो संदिग्धताएं हुई है उसके सामने हमने सब रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने ये आया है। ये रोज गंदा बोलते हैं, ये रोज नफरत बोलते हैं, रोज दूसरे पार्टी के नेताओं को गाली गलौज करते हैं और फिर मुजोरी करते हैं। और पता नहीं मीडिया में क्या हो जाता है, क्योंकि ये जब बोलते हैं इनकी आवाज बड़ी स्पष्टता से सुनाई देती है और विपक्ष वाला जब अपनी बात रखने जाए आपकी आवाज भी एकदम लाउड एंड क्लियर जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। आवाज भी एकदम साफ जा रही है। अभी आ रही है क्योंकि मैंने हाँ, तो मेरा यही कहना है कि जब अगर आपको बात सुननी ही नहीं है, आप सत्ता पक्ष हो, हम विपक्ष है और हमारा अधिकार है ये लोकतंत्र में कि हम कुछ बातें रखें, तो उस बातों को जिस तरह से आप नफरत का जवाब देते हो, जिस तरह से आप गाली गलौज करते हो, जिस तरह की दम्भ भरी भाषा इस्तेमाल करते हो, जो अहंकार आप दिखाते हो, वो जनता देख रही है। हम अपने सवाल उठा रहे हैं। और अच्छा, एक सवाल अतुल जी आपसे मेरा ये आम लोगों की तरफ से एक सवाल मैं पूछती हूँ। आप लोग जो सीटें आपने जीती अभी लोकसभा के चुनाव में, अच्छी सीटें आ गई ये बोल के आपके कार्यकर्ता, आप लोग खुद मिठाइयां बांट रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, फिर अचानक से सवाल पूछ रहे हैं। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जहां पर आपकी जीत हुई है वहां पर ईवीएम एकदम बढ़िया काम कर रहा था, वहां पर ईवीएम एकदम ठीक था, उसकी पारदर्शिता पर वहां पर सवाल नहीं है। देखिए, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। कोई भी एग्जाम में 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट में पास हो गए और 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हम ये कहेंगे क्या वो स्कूल ने 4-5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए थे और 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ाए थे? ये तो जहां गलत है वहां उंगली उठेगी। जो गलत है उसको ठीक करने के बजाय गलत को भी सही साबित करने की कोशिश जो होती है, फिर एफआईआर होने के बाद भी उसको जस्टिफाई कैसे करते हो आप किस तरह से आपने दबाव डाला है। पता है आपको भीड़ में क्या, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। धुलिया में 4 मशीनें गिनी नहीं थी और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। वो 4 मशीन को लेकर जब हमने वहां पर आवाज उठाई, वहां पर लोग जमा हुए, जब अफसरों पे प्रेशर आया तब 4 मशीनें गिनी और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। उसमें यहाँ पर 121 वैलिड वोट्स को इनवैलिड वोट्स को गिना गया है नॉर्थ वेस्ट में, और वो भी केस कोर्ट में डाली है अमोल कीर्तिकर जी ने। जो आगे थे उसके बाद में ये गड़बड़ी हुई है, अधिकारियों पर दबाव डाल के बहुत सारी चीजें हुई है। यहाँ पर अगर काउंटिंग जितने वोट ईवीएम में पोल हुए हैं उससे कम वोट या तो गिने गए, उससे ज्यादा वोट गिने गए। 1,07,00,000 वोट जो है वो ज्यादा बताए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जब हम सही बात रखते हैं तो हमारा ज्ञान निकाला जाता है, हमें बुरा भला कहा जाता है, नफरत बोई जाती है। ये घुसपैठिया कहने वाले लोग, ये हिंदू मुसलमान 10 साल से कर रहे हैं लोग, हमें कृष्णा हेगड़े जी, ये महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें अतुल जी ने कही है, कहां पर उनको गड़बड़ी लगी, कहां पर शिकायतें मिली और कहां पर फिर जाकर के वो मामला साफ होता है। आप क्या कहेंगे इस पर जो अतुल जी कह रहे हैं? देखिए, 1982 में ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ, 40 साल से चल रहा है। 30 साल कांग्रेस केंद्र सरकार में भी जीती, राज्य सरकार में भी जीते, इनको कोई आपत्ति नहीं थी। 10 साल से इलेक्शन हार रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है। मुंबई की बात करता हूँ, 4 सीट वो जीते, 2 सीट हम हारे। तो अभी वो 4 सीट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। 2 सीट में रविंद्र वायकर हार गए, जीत गए, तो इनको बड़ी टेंशन आ गई है। अरे एलके आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने जब कंप्लेन किया था तो आप सत्ते में थे ना, तो आपको ईवीएम डिसकंटिन्यू करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि तभी आपका एडवांटेज था, आपको लग रहा है। और अभी आज हम जीत रहे हैं तो आपको लगता है भाई ईवीएम डिसकंटिन्यू होना चाहिए। और सौरभ भारद्वाज गए थे ना इलेक्शन कमीशन में, आपको इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर खारिज किया था ना, आप गए थे क्या? आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, आपने दिखा कि ईवीएम हैक हो रहा है,
नहीं, कुछ नहीं दिखाया। इसका जवाब ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन मशीन है, लोग जानते हैं। आप पोर्टोरिको का इलन मस्क का बयान लेके इंडिया में भी कंपेयर करें, अरे अतुल जी, पोर्टोरिको में वाईफाई से चलता है ईवीएम, ब्लूटूथ से चलता है, यहाँ स्टैंड अलोन मशीन है कैलकुलेटर जैसा, यहाँ हैक नहीं हो सकता। ये तो समझिए, इधर ठीक आर्टिफिशियल है अतुल जी, इंटेलिजेंस की जल्दी से जरूरत जवाब है, दीजिए। इधर पहले सत्ता में इंटेलिजेंस की थे तो जरूरत आपका है। रवैया कुछ और था ईवीएम को लेकर, अब सत्ता से बाहर हैं तो आपका रवैया कुछ और है ईवीएम को लेकर। कुल मिला के हेगड़े जी ये कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तेलंगाना में जीतते हैं तो ठीक दीपा है, जी, दो चीजें कर्नाटक में स्पष्ट तरीके जीते से तो मैं कह ठीक दूं, है, इधर दो आके दो तो चीजें मैं स्पष्ट हो तरीके हो से गया कहता हेगड़े जी, हूं। रुकिए। पहली चीज ये है कि 19 लाख पुरानी मशीनें जो है जिसमें बैटरी निकाल दी जाती थी, इसमें भी निकाल दी जाती है, वो 19 लाख मशीनें गायब है। उसका सुप्रीम कोर्ट में केस है, आज तक किसी को पता नहीं चला है। दूसरी बात, ईसीआईएल में बीजेपी के 4 डायरेक्टर्स क्यों है जो ईवीएम बनाती है? अपॉइंट तो गवर्नमेंट करती है। आपने तीसरी बात, बहुत अहम बात है ये, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय और किसी भी नियुक्ति जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से जल्दी होनी चाहिए, बोलिए, निष्पक्षता वक्त से कम होनी है। चाहिए। अतुल जी, आपने जल्दी से अपनी सुप्रीम बात कोर्ट पूरी के कीजिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उसका बिल पास करवाया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने अपने मेजोरिटी का इस्तेमाल कर आपने उनको हटाकर एक जूनियर मंत्री और जूनियर अफसर को लाया। यानी आप इलेक्शन रीक करना चाहते हो, आप इलेक्शन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहते हो, आप अपना इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सारा देखा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल इस देश ने देखा है। क्योंकि आपने जब आरोप किया तो भ्रष्टाचारी थे, जब आपके पार्टी में आ गए तो सबको दनादन क्लीन चिट मिली। प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजीत पवार सबको क्लीन चिट मिली है। ठीक है, इसका जवाब तो ये शर्मा जी देखा से है मैं कि लूंगी। इन्होंने ठीक है अतुल जी, हो इस्तेमाल गया। किया है, इन्होंने समिति लोकतंत्र जल्दी को से एक कुचला है, रिएक्शन, ये उसके बाद सामने फिर शर्मा स्पष्ट जी के तरीके पास। से आया। हो गया अतुल जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से चुनाव ठीक नहीं हो, बैलेट पे जाना है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ विपक्ष कहने से नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ बोल चुका है, इलेक्शन कमीशन बोल चुका है, जो बाकी विपक्षी दल ईवीएम के पक्ष में। तो अगर जो विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना, तो जनता के बीच जाए, जन आंदोलन तैयार करे। लोकपाल आखिरी में आया ना, जब जन आंदोलन हुआ तो लोकपाल देश में लागू हुआ। अगर जनता इनका साथ देगी तो दूसरे अल्टरनेटिव दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि ईवीएम से चुनाव मैनेज होते हैं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कंट्रोल यूनिट को भी प्रात्यक्षिक के लिए रखा जाएगा। हो गया अतुल जी, सुनिए शर्मा जी को सुनिए। अतुल जी, हो गया। शर्मा जी बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि 10 दिन तक ये कांग्रेसी, ये वामपंथी और जितने भी विपक्ष के लोग थे, ये जो हवा बना रहे थे, खूब लोगों को देश को बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि हार गए, हम जीत गए। अब 10 दिन बाद इनको हकीकत समझ में आ गई है। हम उस दिन भी बड़े ध्यान से इन्हें देख रहे थे। हकीकत यही थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेके और इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब इनको लग रहा है कि विपक्ष में बैठ के वही प्याज छीलना है, आंसू बहाना है। ठीक है शर्मा जी, आप कुल मिला के फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बनती तो ईवीएम एकदम चंगा होता, बढ़िया होता। लेकिन अब सरकार इनकी बनी नहीं तो ये सवाल उठाएंगे, ये इनका काम है, ये उठाते रहे हैं।